नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल अपनी हिंदी में। तो दोस्तों, आज से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वह अध्याय 2 आदिकाल शुरू हो रहा है। इससे पहले नगेंद्र की बुक में जो भी प्रथम अध्याय था उसका अध्ययन हमने कर लिया है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आदिकाल। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आदिकाल। इसका वाचन ही करना है। इसको कहीं कुछ आवश्यकता पड़ी कहीं समझने की तो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके अंदर आप ऐसे करना कि अपनी बुक है जो नगेंद्र की वो निकाल लेना, उसके साथ साथ आप भी रीड करते रहना, क्योंकि जो पीडीएफ है उसमें शायद कुछ कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने प्रयास खूब किया है कि नहीं हो, फिर भी हो तो आप बुक निकाल लीजिए। हिंदी साहित्य का आरंभ। हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रवाह की अक्षुण्णता शब्द का अर्थ होता है अमर होने की अवस्था। अक्षुण्णता एक भाव है, ठीक है। मैं सदा एक रूप में नहीं रह सकती। स्थान और काल के भेद से उनमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक इन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वे एक ही भाषा का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, भीली, खानदेसी, पहाड़ी आदि उसके अनेक रूप भेद पाए जाते हैं, किंतु इन सब में तात्विक समानता विद्यमान है। मतलब इनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो अंतर है, ठीक है, तात्विक तत्वों की। आजकल इन भाषा रूपों को स्थान भेद से याद किया जाता है, किंतु काल भेद से इन रूपों में अंतर है। कुछ शताब्दी पूर्व का ब्रज या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता, क्योंकि अगर हम भाषा की विशेषता देखते हैं बच्चों, तो हम पाते हैं कि भाषा की जो सबसे बड़ी विशेषता हमारे सामने आती है वह है विकासशीलता, ठीक है। तो एक उसका स्वरूप एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है, ठीक है। आगे क्या कहा है, किंतु तात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के वे रूप भी ब्रज या मैथिली रूप ही के माने जाते हैं और उन सब रूपों में रचित साहित्य भी हिंदी का ही साहित्य कहा जाता है। अतः भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही एक भाषा के अंत और दूसरी भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक उचित प्रतीत होता है। समीचीन का अर्थ होता है उचित। इसी दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर भिन्न रूप में विकसित भाषा का पृथक नाम देने की आवश्यकता है। यद्यपि मैंने जो हाईलाइट कर रखा है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा और कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है। उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट नाम देना भ्रम उत्पन्न करना है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए वे भी अपने मत के अंतर्गत प्राय उक्त तथ्य का समर्थन करते रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा,
ठीक है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यहाँ उत्तर यहाँ उत्तर शब्द काल का बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्यिक अपभ्रंश के रूप की स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के रूप में स्थापित होती जा रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचना माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, देखो ये है ना, इनका एक लेखन नाम है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। लेख में यहाँ से शुरू हो गया बच्चों, यहाँ से ऊपर से देखो। उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। शुक्ल जी के साथ साथ कुछ सहमत होते हुए भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदिकाल के भीतर करते रहे हैं। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि इसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। उनके वक्तव्य में यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उनके अनुसार अपभ्रंश में शब्दों के तद्भव रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति थी, किंतु जब उसमें तत्सम रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित होने लगी, तब एक नई भाषा का रूप उभरा जिसे हिंदी कहना चाहिए। वस्तुतः जन भाषा होते हुए भी हिंदी की यही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अपभ्रंश के बाद भी अब तक निरंतर बढ़ती रही है। अतः जिन विद्वानों ने अपभ्रंश के अतिरिक्त अवहट्ठ का झगड़ा खड़ा किया, वे हिंदी के आरंभिक विकास को उसके आगे की धारा से काट देना चाहते हैं। यह ठीक है कि वे उत्तर अपभ्रंश को शुद्ध अपभ्रंश नहीं मानते, किंतु उसे आरंभिक हिंदी न मानना एक भ्रम है। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी इसमें विद्वान आए हैं बच्चों, ठीक है, उनको आप ध्यान रखना, आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना। हो सके तो उनकी जो भी कोटेशन है उसको एक नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो ही मोस्ट है। आगे देखिए क्या कहते हैं। आपको समझ तो आ रहा होगा, इसमें कोई ज़्यादा कठिन लैंग्वेज है नहीं। आप सुनिए, ईयरफोन डालिए, वीडियो चलाइए और फ़ोन को साइड में रख दीजिए और एक मेरी जो भी है लाइन टू लाइन आप अपनी पेंसिल को उसके साथ चलाइए। आपको समझ आएगी चीज़ें। पूरे ध्यान से संयम से बैठिए। अधिकांश विद्वान अब क्या कहते हैं, आगे चलिए। अधिकांश विद्वान अवहट्ठ को पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट्ठ कहा है और यही अधिक उचित है, क्योंकि जिसे कुछ विद्वान अवहट्ठ कहना चाहते हैं वही अपभ्रंश का ऐसा रूप है जिसमें हिंदी की सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से जिसका गहरा विद्रोह भी झलकता है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती है। उन्हें हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट्ठ का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं है। इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्त संगत है।
युक्ति संगत है। उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश के उत्तर भाषा रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। साहित्य के आरंभ का निर्णय भाषा के आधार पर तो किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त एक दूसरे तत्व भी है जिसे हम साहित्य की चेतना कह सकते हैं। सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप में विकसित हुआ दिखाई देता है तथा अपभ्रंश के साहित्य से उसका खुला विद्रोह भी झलकता है। देखो आगे क्या कहा है कि सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है, जिसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन कवियों से जुड़ता है। अगर हम सिद्ध नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटा कर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम सिद्धों और नाथों का साहित्य अपने हिंदी साहित्य में शामिल नहीं करेंगे तो जो अपना साहित्य उसे जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि जो ये सांप्रदायिक रचना मानकर इन्हें साहित्य से अलग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। आगे देखिए क्या कहते हैं। अतः भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति और उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान में रखकर सिद्ध साहित्य में हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्ति संगत है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके समानांतर लिखे गए साहित्यिक अपभ्रंश के ग्रंथों, देखो बच्चों यहाँ पर आ गई, सॉरी, देखो ऊपर दिखाई दे रहा होगा ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे बड़बड़ाई जा रही हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। भी आवश्यक है उसके समानांतर लिखे गए साहित्य अपभ्रंश के ग्रंथों से उसे सावधानी पूर्वक पृथक रखा जाए, क्योंकि कई विद्वानों ने दोनों को एक मानने की भी भूल की है। यहाँ भी स्मरणीय है कि कई सिद्धों ने एक साथ अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत की है। अतः ऐसे कवियों की रचनाएं दो वर्गों में विभाजित हो जाती है और इसी आधार पर उनकी गणना यदि एक और अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में की गई है तो दूसरी ओर आरंभिक हिंदी में भी साहित्यिक लिखने के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाता है। दो या अधिक भाषाओं में रचना करने की यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चलती रही। विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। अतः एक ही कवि को अपभ्रंश का कवि मान लेने के पश्चात उसकी कुछ रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग देखकर उसे हिंदी का आरंभिक कवि भी मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जो है कवि अपने विद्यापति जी, उन्होंने दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है, एक अवहट एक अपभ्रंश। ठीक है, आगे प्रथम कवि कौन है अपने हिंदी साहित्य के, उसी के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने समझाने का यहाँ प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, अलग अलग देखो, जहाँ पर प्रारंभिक बिंदु पर हमेशा ही विवाद होता है, विवादित ही विषय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी विवाद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि मानने का प्रयास किया है। ठीक है, अब देखिए प्रथम कवि। ठीक है, प्रथम कवि। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। डॉक्टर सी.सी. सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, कहीं ये पुष्य या पुंड 8वीं लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, तो हमें यही ध्यान देना है कि 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है। बच्चों ध्यान दो कि शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था। अब ऐसे यूजीसी नेट में, आरपीएससी में, अलग अलग राज्यों में जो भी भर्ती परीक्षाएं होती है सब्जेक्ट हिंदी की, तो उसमें प्रश्न आते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने किसे प्रथम कवि माना है या पुष्य पुंड का समय क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना। किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र
मिलता है, उल्लेख मात्र मिलता है। अभी तक इसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। राहुल जी ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, राहुल है ना, राहुल जी है, राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए हैं, या मतलब उनका समय है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और वे 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई। ठीक है, अब बच्चों देखो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ। अब क्या कहा है कि साहित्यिक भाषा, जैसे कि ये भाषा अपभ्रंश आ रही है इधर से। ठीक है, अब ये अपभ्रंश है ना, ये साहित्यिक भाषा है। ठीक है, साहित्यिक भाषा है, साहित्यिक भाषा है। ठीक है, तो उस समय की साहित्यिक भाषा है। अब क्या है, धीरे धीरे समय जैसे ही आगे बढ़ रहा है, जैसे ही आगे बढ़ता गया, जिस प्रकार से सांप अपनी कैंचुली उतारता है, उसी प्रकार से भाषा ने अपनी कैंचुली उतारना प्रारंभ कर दिया था। किसके समय में? सरहपाद के समय में। ठीक है, हमें ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो क्या है कि इस जो सरहपाद है, इनके समय में क्या हुआ बच्चों कि बोलचाल की जो भाषा है, सामान्य जनता की भाषा है, वो क्या है, अपने साहित्य में या अपने काव्य के अंदर या अपनी रचना के अंदर वो समाहित करने लगे, उसका इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो जैसे ही भाषा है वह अगर प्रचलित शब्दों को अपने में ढालती है तो उसका नया रूप हमारे सामने आता है। तो वही नया रूप बच्चों पुरानी हिंदी या अवहट है। ठीक है, या ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। 84 सिद्धों की काव्य चेतना के अनेक तत्व नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर एक नई प्रेरणा बने और फिर दोनों ने भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार की। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ। नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं बच्चों। सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ कि सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको ध्यान रखना। साहित्यिक अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं है जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य पर है। एक तीसरा आधार और है जिस पर हम सरहपाद को प्रथम कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, वह है शैली की परंपरा। अब ध्यान देना, ये प्रश्न हूबहू कहीं न कहीं पूछा गया है। सरहपाद ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त की है। ठीक है, यह शैली उनके बाद के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई और हिंदी मुक्त काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा। अतः सभी दृष्टियों से सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। जो विद्वान सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते, उनके पास अपने मत के समर्थन के लिए केवल दो तर्क हैं। प्रथम तर्क वे यह प्रस्तुत करते हैं कि सरहपाद की रचना अपभ्रंश साहित्य का अंग है। दूसरा तर्क यह है कि सरहपाद के समय से 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती। ये दोनों तर्क निराधार हैं। सत्य यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कबीरदास से हिंदी साहित्य का आरंभ व्यवहारिक रूप में स्वीकार किया हो। यूं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति एक दो विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर यह इच्छा प्रकट की कि भक्ति काल से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए। ठीक है, कौन कौन विद्वान है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, एक दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इसका सारा बखेड़ा ही समाप्त करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि भाई साहब, हिंदी का जो प्रारंभ है उसे हम भक्ति काल से माने। ठीक है, जो ये ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। माना जाए, किंतु वे अभी अपनी इच्छा का अनौचित्य समझते रहे हैं और इसी कारण इन रचनाओं का आदिकाल के अंतर्गत विवेचन करने
को बाध्य हुए। देखो बच्चों, थोड़ा आपको मुश्किल का सामना यहाँ करना पड़ेगा। मैंने प्रयास किया था कि जो शब्द यहाँ पर मुड़ गए हैं, ठीक है, जो इस बुक की जड़ के अंदर है वो नहीं आए, तो आप प्रयास करना मेरे बोलने के उच्चारण के साथ अपने पैल चिन्ह को दौड़ाना का अनुचित समझते रहे हैं, और इसी कारण इन उन रचनाओं का आदिकाल के अंतर्गत विवेचन करने का को बाध्य हुए जिन्हें वे अपभ्रंश की रचनाएं कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है बच्चों? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, कैसा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो तर्कसम्मत नहीं है। इस प्रश्न का यह उत्तर हो सकता है कि सरहपाद की भाषा हिंदी का प्रारंभ रूप है या शालिभद्र सूरि की भाषा। दोनों के उदाहरणों से स्वतः ही उसका उत्तर मिल जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि सरहपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है। अब देखो, सरहपाद उसी समय लिख रहे थे, उसी समय ये लिख रहे थे। ठीक है, दोनों में देखिए कौन सी भाषा जो है हिंदी के अधिक नजदीक है। ये देखो कितनी आसान भाषा में लिखते हैं कि घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जय करई परम महासुह एक खु कण दुरिय अशेष हरई। फिर आगे लिखते हैं कि पंडिय सहल सत बखाणई देहि रुद्ध वसंत न जानई अमणागमन न तेन बिखंडियो तो भी निलज्ज बनई भणई हयऊ पंडियो। ठीक है, आगे ये शालिभद्र सूरि का लिखी हुई है। देखो कितनी जटिल लैंग्वेज है, उच्चारण में भी न आए। ता जी पहिए पिखे विणु पियु उख खेरिए मत्थर गए सरलाई भी उतावली चलिए तू है मनहर चलंतिये चंचल रमण भरी छुड़वी खीसिया रसनावली किंकिण रव पसरी। आगे हो रहा है इसका अपनु ए केवल नाण तऊ विरही सिरहे सियुए आव्यू ए भरह नरिंद सियु अवधाया पूरी ए। देखो कितनी इसकी जो उच्चारण में है, क्योंकि इसका हमारे इधर अभ्यास नहीं है तो वैसे ही इसका थोड़ा रहता है कठिन। लेकिन ये देखो, ये आप देख सकते हो ऊपर वाला घोर अंधेर चंदमणि जिमी उज्जयो करई, उज्जेरो होता है प्रकाश, चंदमणि चांद। ठीक है, आगे चलिए अपन पढ़ते हैं। ये रही परंपरा की बात, तो उसके लिए ग्रंथों का उतना महत्व नहीं जितना चेतना या भावना और विचारधारा का है, क्योंकि हिंदी से साहित्य का अस्तित्व माना जाता है, न कि मात्र ग्रंथों की संख्या से। ठीक है, यहाँ पे कटाक्ष किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बच्चों। ठीक है, इस दृष्टि से सरहपाद की देन अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी भावधारा सिद्ध और नातों से होती हुई कबीर तक अपनी परंपरा बनाते हैं, जबकि शालिभद्र सूरि की देन इस संदर्भ में नगण्य है। अतः सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि मानना तर्कसंगत है। अब प्रथम रचना की बात करते हैं। ठीक है, प्रथम रचना की बात करते हैं। अब अपन प्रथम रचना की बात करते हैं। ठीक है, कि किसे प्रथम माना गया है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, प्रथम रचना की बात करते हैं, चलिए। ठीक है, हिंदी के ठीक है बात करते हैं। हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद की जो रचनाएं मिली है वे सभी मुक्तक हैं। देखो भाई साहब, मुक्तक है वो रचनाएं, याद रखी होते सारी बातें अपनी। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद की जो रचनाएं मिली है वे सभी मुक्तक है। अतः प्रथम रचना के नाम पर किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मैं थोड़ा स्पीड रखने का प्रयास करूंगी, वरना इसका उच्चारण समय लग सकता है। 15 पेज है, अभी तक हम 6 पे आए हैं। थोड़ा सी स्पीड रखने का मैं प्रयास करूंगी बच्चों। ठीक है, आप भी उस स्पीड को मैनेज कर सकते हैं अपने फ़ोन में, उसका ऑप्शन रहता है।
मैं प्रारंभ करती हूँ। हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद की जो रचनाएं मिली है वे सभी मुक्तक है, अतः प्रथम रचना नाम पर किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। महापंडित राहुल सांकृत्याय ने हिंदी काव्यधारा, अब देखो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, कौन से है, एक इसमें अंडरलाइन किया हुआ है मेरा, ये देखो, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। क्या है कि महापंडित राहुल सांकृत्याय ने हिंदी काव्यधारा, आगे लिख लो, आगे जो है ना यहाँ पे लिख दो, हिंदी काव्यधारा क्या है, हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ठीक है, हिंदी काव्यधारा। उसी के आधार पर उनकी हिंदी रचना एक अंश महापंडित राव सांकृत्याय ने हिंदी काव्यधारा में सरहपाद की कुछ रचनाओं का संग्रह किया है। इसी आधार पर उनकी हिंदी रचना का एक अंश उद्धृत किया जाता है। देखो क्या कहा है, जह मन पवन संचरई रवि शशि नाह पवेश, तही बट चित विषाम करो सरह कहिए उवेश, पंडिये सहोल सत बखाणई देहि बुद्ध वसंत न जानई। आगे, यद्यपि इस उदाहरण में अपभ्रंश भाषा के व्याकरण की प्रवृत्तियां भी मिलती है, तथापि हिंदी के रूप की झलक ही अधिक स्पष्ट है। साथ ही डॉक्टर द्विवेदी ने तत्समता कि जिस प्रवृत्ति को हिंदी भाषा का मूल रहस्य माना है, वह भी पवन रवि वट चित आदि शब्दों में स्पष्ट देखी जा सकती है। अन्य सिद्ध कवियों ने भी सरहपाद की इस भाषा प्रवृत्ति का अनुकरण किया है। राहुल ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी माना है। देखो एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, यहाँ पर आपको एक द्वंद्व मिलेगा, मैं आपको एक द्वंद्व दिखाती हूँ। अगर हम इसमें राहुल ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी माना है, ठीक है, अगर 69 ईस्वी करते हैं तो ये हमें 8वीं शताब्दी, हम इसे 8वीं शताब्दी में देखेंगे, ठीक है, इसे हम 8वीं शताब्दी में देखेंगे इस चीज को। मैं आपको एक पीछे और लेके जाती हूँ, नगेंद्र की ही बुक है, ठीक है, इसमें देखो, ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो क्या कहा, 7वीं शताब्दी, कहा देखो 7वीं शताब्दी। अब देखो हमारे आरपीएससी में क्वेश्चन आया था पीछे कि सरहपाद का समय क्या है, तो हमारे दिमाग में ये था कि उसका 7वीं शताब्दी है, लेकिन जो था उसका सही था वो 8वीं शताब्दी होना था, हम गलत करके आ गए। तो यहाँ पे लिखा है राहुल जी ने 7वीं शताब्दी से सरहपाद हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखो थोड़ा इस पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो ये मैंने गलती की, मैंने गलत किया, आप गलत मत करना। चलते हैं अपने उसी पर आते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थी मैं, ठीक है, ये ध्यान रखा। राहुल ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी माना है तथा डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी बताया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी आधार पर लिखते हैं 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इन रचनाओं के वर्ण विषय हठयोग, मंत्र, मध्य और स्त्री है, जो वज्रयान के मुख्य रूप है। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है, जिसमें सिद्धांतों के मिश्रण के कारण काव्य उत्कर्ष हो ही नहीं सकता। वस्तुतः डॉक्टर वर्मा ने काव्य उत्कर्ष का जो अभाव देखा है वह सिद्धांतों के मिश्रण के कारण तो है ही। इन सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ अपभ्रंश भाषा का मिश्रण भी इसके लिए उत्तरदायी रहा है। अतः आरंभिक रचना की दृष्टि से काव्य उत्सर्ग का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व नहीं है जितनी महत्वपूर्ण बात है काव्य भाषा के रूप में किसी रचना में हिंदी का प्रयोग, और यह प्रयोग सरहपाद की रचनाओं में ही प्रथम बार मिलता है, ठीक है। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना का निर्धारण करना हो तो सरहपाद आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य ग्रंथ का
नाम लिया जा सकता है। देखो हिंदी की जो प्रथम रचना है वो ये है, श्रावकाचार्य। ठीक है, ये इसको ध्यान रखना बच्चों। अब जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, यहाँ पे जो भी अंडरलाइन किया हुआ है इसको ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। इसमें सरहपाद की दोहा शैली का विकास विकसित रूप मिलता है। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहे में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। गृहस्थ गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र है, अतः इसमें साहित्यिक तत्वों का अभाव नहीं है। इस दृष्टि से यह ग्रंथ रूप में यह हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है। अब देखिए सीमांकन, देखिए क्या, देखिए बच्चों सीमांकन। ठीक है, कितना का रहा है। अब मैं देखो वो ही पढ़ूंगा जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, वरना इसमें इतना ज्यादा पचड़ा है कि आप बोर हो जाओगे, मैं थक जाऊंगी। हिंदी सीमांकन देखते हैं। सीमांकन सरहपाद को मेरे की पढ़ी हुई है, जो अंडरलाइन किया मोस्ट है, परीक्षा उपयोगी है। अगर समझाने वाली बात हुई तो मैं आपको इसी के अंदर समझा दूंगी। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी ईस्वी 769 ईस्वी निश्चित हो जाती है, और यह सीमा राहुल साकृत्यायन के मत पर आधारित है। ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह और गुलेरी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा राम कुमार वर्मा इससे बहुत दूर तक सहमत हैं। ठीक है, अब इन लोगों ने भी 8वीं शताब्दी ही हिंदी की जो प्रारंभिक सीमा मानी है। दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं। इन विद्वानों का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उनके मत से मुंज और भोज के समय 993 ईस्वी से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ। ठीक है, शुक्ल जी का ये मत है, और इनके मत का भी लोगों ने समर्थन किया है। जहाँ पर शुक्ल जी वहाँ पर पीछे पीछे चलेंगे राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृतावास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है। जिन 12 कृतियों के आधार पर वीरगाथा काल का नामकरण किया है, उनमें भी वे अपभ्रंश की 4 कृतियां बतलाते हैं। आगे चलकर वीरगाथा काल को अपभ्रंश काल एवं देश भाषा काव्य में विभाजित करके सरहपाद, देवसेन आदि कवियों का परिचय देते हैं। अतः अप्रत्यक्ष व स्वयं भी वीरगाथा काल से संबोधित आदि काल की सीमा सरहपाद तक पीछे लौटाते हैं। ये बात भी इनकी समझ नहीं आती शुक्ल जी की। ठीक है, मना भी करते हैं और उनको अपने साहित्य में स्थान भी दिया है। क्या ही कर सकते हैं दोखले आदमी का, लेकिन वो हमारे साहित्य के निर्माता हैं, उनके बारे में से शब्द नहीं बोलने चाहिए किरणा। ठीक है, आगे बढ़िए। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवादग्रस्त रही है, ठीक है, विवादग्रस्त रही है, किंतु उस सत्य से अप्रत्यक्ष ही सही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान भी सहमत रहे हैं कि सिद्धों और जैन कवियों की कई रचनाओं को उसके बाहर नहीं रखा जा सकता। उसी प्रकार उसकी अंतिम सीमा भी विवादग्रस्त अवश्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन है, जिन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है, और मिश्र बंधुओं ने एतदर्थ 1389 ईस्वी का वर्ष स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार शुक्ल रसाल, सॉरी भूल गलती हो गई थी, सही पढ़ती हूँ। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल उसे 1343 ईस्वी तक ले गए, किंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल जी से सहमत है। मतलब शुक्ल जी से सहमत है, आपको पता ही है शुक्ल जी का कितना माना शुक्ल जी ने। ठीक है, 1318। अब अन्य इतिहासकार देखिए।
अन्य इतिहासकार भी अधिकांशतः शुक्ल जी से ही सहमत है। यह ठीक है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है और विद्यापति का रचना काल 1375 से 1418 ईस्वी के मध्य है। इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 ईस्वी निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, जिसमें भी आगे बढ़ते हैं, नामकरण देख लेते हैं। ये चलो ये पढ़ ही लेते हैं, आधा अधूरा क्या ही छोड़े इस चीज को। क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं ना, जो अंडरलाइन किया वही इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल, देखो नामकरण की समस्या, नामकरण की समस्या, नामकरण की समस्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वे इस कालावधि में वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। लेकिन हमने जिन आधारों पर चलकर 769 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना है, उनसे वीरगाथा प्रवृत्तियों की प्रधानता अस्वीकृत हो जाती है। अतः शुक्ल जी द्वारा दिया गया वीरगाथा काल नाम भी उचित नहीं रह जाता। अतः कई विद्वान ने पहले भी इस नाम पर आपत्ति की है। अतः अब प्रश्न यह है कि आदिकाल का किस नाम से पुकारा जाए। जहाँ तक अन्य विद्वानों का मतों का प्रश्न है, वे उसे चारण काल, जैसे ग्रीष्म ने कहा है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है, और आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल ने कहा है। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ मिश्र आदि कई विद्वान कई नामों से पुकारते हैं। ठीक है, अब इसका इतना और देख लेते हैं। ये ग्रियर्सन से पूर्व भक्तमाल, ये आपने देख लिया ना, नामकरण की समस्या बताई जा रही है। फिर आगे ये बताते हैं, ग्रियर्सन से पूर्व भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता आदि कतिपय कविवृत संग्रह लिखे गए, जिनमें काल विभाजन नामकरण की और कोई दृष्टि नहीं गई। आधुनिक काल से फ्रांस के विद्वान गार सरतासी ने इस्तवार दलाली त्रैत्र हिंदुस्तानी लिखा, जिसमें हिंदी उर्दू के 738 कवियों का वृत्त संग्रहित है। इसमें भी काल विभाजन और नामकरण की और कोई ध्यान नहीं दिया गया। तासी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तजकीरा ई स्वराई हिंदी नामक एक इतिहास लिखा, जिसमें प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में प्रस्तुत किया, लगभग 5000 कवि थे में प्रस्तुत किया, जिसमें एकरादि क्रम अपनाया गया। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के कारण काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या उसमें भी नहीं आ सकती। वस्तुतः काल विभाजन करके नाम नितांत अनुपयुक्त है। इस काल का समय तो 643 ईस्वी तक पीछे ले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद में 643 से लेकर 1387 ईस्वी तक के आदिकाल को प्रारंभिक नाम दिया है। फिर आगे पूर्व प्रारंभिक हिंदी 643 से लेकर 1290 ईस्वी तक। ठीक है, ये इसका कहा गया, आप देख लेना अगर देखना चाहो तो। हम जो अंडरलाइन है वही पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक, ये पता है कौन कहते हैं बच्चों? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वक्तव्य यहाँ पर हूबहू लिए गए हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। मुंज और भोज के समय 1050 के लगभग
में तो ऐसी अपभ्रंश पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दो में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, देखो अनिर्दिष्ट कौन कहता है बच्चों, या एसपीडी नहीं, हजारी प्रसाद वो क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब वे हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजा आश्रित कवि अपने आश्रित राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। निसंदेह शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्तियों के साथ कवि की मनोवृत्तियों के परिवर्तन के आधार बनाकर वीर गाथा का नाम दिया। ठीक है, देखो बच्चों, ये अब की बार ही जो प्रश्न आया था उसके अंदर ये जो है ना, इसमें तो शायद जो ऑप्शन था एक, उसमें अच्छा रामचंद्र शुक्ल ही सही था, और शायद ये कोटेशन उनकी पूछी थी कि जनता की चतुर्थियों के साथ कवि की मनोवृत्तियों का परिवर्तन। ठीक है, ये इतनी सी दे रखी थी, इसका भी आगे है। अच्छा, ये यहाँ से कोटेशन उठाई है, यहाँ से नहीं, मतलब उनका जो भी है बुक में से। जिसके तर्क संगत कहा जा सकता है, किंतु उनकी जिसको सॉरी आगे बढ़ते हैं। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो संदिग्ध है, कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। अब क्या लिखा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम से सहमत नहीं है। वे धार्मिक रचनाओं को भी साहित्य का अंग मानने का तर्क देते हैं। अतः जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक रचनाएं कहकर छोड़ दिया, उन्हें द्विवेदी जी महत्वपूर्ण घोषित कर। हम दोबारा पढ़ते हैं इसको, मैंने मनोयोग। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम से असहमत है। वे धार्मिक रचनाओं को भी साहित्य का अंग मानने का तर्क देते हैं। अतः जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक रचनाएं कहकर छोड़ दिया है, उन्हें द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण घोषित करते हैं। और वस्तुतः शुक्ल जी तर्क निराधार है, क्योंकि धार्मिक रचनाओं में यदि साहित्य का तत्व नहीं हो सकता तो समस्त भक्तिकालीन साहित्य धार्मिक काव्य होने के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास से निकाल देना पड़ेगा। अतः अस्तु का अर्थ होता है बच्चों, जिसे मैं पहले सोचती थी कि अरस्तु के बारे में कहा है या किसके बारे में कहा है, फिर मैंने एक निश्चय किया कि चलो इसको सर्च करके देखते हैं किसका आता क्या है। तो भी है, अस्तु का अर्थ होता है जो हो ऐसा ही सही तो ठीक है। ठीक है, अस्तु का अर्थ होता है जो हो ऐसा ही सही जो ठीक है। वीर गाथाओं से इतर काव्य भी जनता की चित्तवृत्तियों का ही प्रतीक है तथा आदिकाल का नामकरण करते समय उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब जो अंडरलाइन है ना बच्चों, वही हम पढ़ेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल इन दो खंडों में व्यक्त कर दिया। फिर राहुल जी द्वारा दिए गए सिद्ध सामंत का नाम केवल दो वर्गों की ओर संकेत करता है। सिद्ध स्वयं रचनाकार थे, जबकि सामंत रचना प्रेरक थे। अच्छा ठीक है, सामंत स्वयं प्रेरक थे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया वीर काल नाम केवल शुक्ल जी के नाम का रूपांतरण है, जो नवीनता से चौंकाता तो है परंतु कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत करता। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। आदिकाल ही सबसे अधिक उपयुक्त व्यापक नाम है। आगे बढ़ो। परिवेश की बात करते हैं तो परिवेश आपको पता ही है कैसा था। ठीक है, इसमें कोई वो है नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ हमें पढ़ना है विस्तार से, तो आप इस वीडियो को रोककर बड़ी स्क्रीन करके आप इसको देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैं जो भी है अंडरलाइन है। आदिकाल की समय अवधि तो आपको मालूम ही है। इसमें लिखा है कि 700 से 769 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक।
यवन आक्रमण होता है बच्चों हर्षवर्धन के समय। फिर क्या होता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, भारत की संगठित सत्ता खंड खंड हो जाती है। सूचना दी, राजपूत सामने आए, निरंतर युद्ध करते रहे, विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींव समा गए। ठीक है, इसमें 8वीं शताब्दी में होता है, युद्ध होता है, वो सभी आपको पता ही है। फिर क्या है कि क्या कैसी स्थिति हो जाती है युद्ध के बाद, अराजकता, ग्रह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध। ये देखो, ठीक है। वातावरण में यदि एक कवि आध्यात्मिक जीवन की बातें करता है तो दूसरा मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता है। एक तीसरा ऐसा भी कवि था जो तलवार के गीत गाकर गौरव के साथ जीना चाहता था। फिर आगे क्या है कि आगे ये लिखा है कि मध्य प्रदेश में भी स्थिति विपरीत बनी हुई थी। मध्य प्रदेश में फिर भी स्थिति विपरीत ही बनी रही थी। हाँ, प्रतिहार, गाहड़वार राजा वैदिक भावनाओं के समर्थन बने हुए थे। देखो देखो यार, डॉक्टर साहिब सद्विवेदी निषद में वे बाहर से बुला बुलाकर अनेक ब्राह्मण वंशों को दान दे रहे थे, काशी में बसा रहे थे, संस्कृत को हिंदी बहुत प्रसन्न। देखो मैं आपको ना एक बात यहाँ पर क्लियर करती हूँ, एक बहुत ही सुंदर आपको बात बताने जा रही हूँ मैं। इधर चलो, देखो ये पूरा अपना मान लेते हैं पूरा भारत है, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी सामान्य लोकल या अपभ्रंश की रचनाएं हमें मिली है, वो यहाँ पर देखो किनारे किनारे, यहाँ पर किनारे किनारे, ठीक है। इधर इधर जैन साहित्य मिल गया, इधर जैन साहित्य है, इधर नाथ साहित्य हो गया, इधर वो अपना सिद्ध साहित्य इधर मिला, ठीक है। इस प्रकार बाहरी बाहरी किनारे पर, ठीक है। आपने कभी नहीं सोचा कि जो मूल जननी है वो तो हमारी मध्य से उत्पन्न, जैसे मध्य प्रदेश है, यहाँ पर मध्य में क्यों, फिर यहाँ पर मध्य में क्या चीज हुई, यहाँ पे क्यों नहीं हमारा साहित्य, जैसे 7वीं शताब्दी में अगर हम साहित्य देखते हैं, जैन साहित्य देखते हैं, जो प्रारंभिक साहित्य है, वो यहाँ पर बाहर ही बाहर क्यों। तो यहाँ पे देखो ये लाइन आपको यहाँ पर ये क्लियर करेगी ये चीजें। देखो मैं आपको वहीं लेके जाती हूँ जहाँ पर वो मुख्य बातें थी। देखो, हाँ ये देखो, यहाँ यहाँ से देखो, ये यहाँ से इतना इतना देखो आप, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना। क्या कि मध्य प्रदेश में फिर भी स्थिति विपरीत ही बनी हुई थी। वहां प्रतिहार और गाहड़वार राजा थे। देखिए, मध्य प्रदेश से तात्पर्य वर्तमान एमपी से नहीं होकर उत्तर प्रदेश का एरिया है, ठीक है, जो मध्य में स्थापित है। फिर भी स्थिति विपरीत ही बनी रही। वहां प्रतिहार और गाहड़वार राजा, देखो जो प्रतिहार वंश और गाहड़वार जो राजवंश है उनका आधिपत्य था, और वो वैदिक भावना से, उनको वैदिक मतलब वेदों से, मतलब संस्कृत लैंग्वेज से भाषा के समर्थक बने हुए थे, मतलब भावना के समर्थक बने हुए। और डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वे बाहर से बुला बुलाकर, जो बाहर से 12 जगह ब्राह्मण रेणता निबाना बुला बुला के अनेक ब्राह्मण वंशों को दान दिया, और आपका बुला लेनता और दान देनता बना, ताकि बांगा राज्य ब्राह्मणांगो वर्चस्व रहा, ठीक है। और काशी में बसा रहे तो संस्कृत उन्होंने बहुत प्रिय थी। और भाई जी भारत संस्कृत बहुत प्रिय है, ठीक है। बात समझ गया आप आगे चला इन खातर बाने संस्कृत प्रिय है, जब भी आपके मध्यम बुलाना था किन लोगों ने, जका ब्राह्मण लोग है बाने कहता थे आओ अठे काशी के अंदर आओ थे, संस्कृत ने हमारा टाबरा ने पढ़ाओ, हमारा शिक्षा को माध्यम बनाओ, या कुछ भी है XYZ, ठीक है। तो बेदेन था इन खातर मध्य के अंदर जो अपभ्रंश है या प्रारंभिक हिंदी अपन अपन मध्य भारत में को नहीं मिला है। मध्य भारत को तात्पर्य एम जो यूपी से ये एरिया है, जो काशी का एरिया है, ठीक है, ये मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो ये अंडरलाइन की हुई हमारी धार्मिक स्थिति वाली, धार्मिक स्थिति। ईसा की 6ठी शताब्दी, देश का धार्मिक वातावरण शांत था। 7वीं शताब्दी के साथ देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन आरंभ हुआ। इस समय आलवार व न्याम्बार संत आलम्बार व न्याम्बर संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर एक धार्मिक आंदोलन लाए। 642 ईस्वी में जब अवेन ने दक्षिण भारत की यात्रा की तो वहां बौद्ध धर्म के पतन की झलक पाकर दुखी हुआ। फिर क्या है कि 12वीं शताब्दी तक वैष्णव आंदोलन तीव्र होने लगा और शैव आंदोलन ने भी नया रूप लिया। राजपूत अहिंसा मूलक मतों में विश्वास नहीं करते थे, उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। ठीक है, आगे जो भी अंडरलाइन, इस पेज को अगर आप चाहो तो बच्चों रोक के पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ूंगी। चलो मैं इतना पढ़ ही देती हूँ, कितना आपको मैं बता देती हूँ।
यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओके ओके। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचार से इस समय राजपूत शौर्य के उदय के कारण ब्राह्मण धर्म की विजय पताका सर्वत्र फहरा रही थी, किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि बौद्ध धर्म भी रूप बदल बदल कर अपनी जड़ें गहरी करने के लिए सर्वत्र प्रयत्नशील था। उसकी महायान शाखा के मंत्र तंत्र जादू टोने ध्यान धारणा आदि के अनेक प्रभाव निम्न स्तर के हृदय पर छाए हुए थे। निम्न स्तर, जो बच्चे जो भोले हैं, जो शिक्षित नहीं है, ग्रामीण लोग हैं, जनता हिंदू साधुओं की जितनी प्रतिष्ठा करती थी उतनी प्रतिष्ठा बौद्ध सन्यासियों की भी थी। और इनके प्रभाव से मनुष्य जितनी आत्मविश्वास की कमी होती जा रही थी, शैव साधकों का बढ़ता हुआ प्रभाव इस दिशा में और अधिक सहायक हुआ। वे जनता को 84 लाख योनियों में भटकने का भय दिखाकर निरुत्साहित करने लगे थे। धार्मिक स्थान की दुर्दशा हो चली थी। व्यभिचार, आडंबर, अर्थ, लोभ आदि जिन दोषों का बौद्ध विहारों में प्राधान्य हो गया था, उन्हीं से हिंदू मंदिर भी ग्रस्त हो चले थे। पुजारी एवं महंत धर्म के सच्चे स्वरूप से अपरिचित होते जा रहे थे। अधिकार एवं धन का प्रलोभन प्रबल हो चला था। सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण में महमूद की सफलता से जहां एक और शैव एवं जैन संघर्ष की सूचना मिली है, वहीं इससे मंदिरों में बढ़ते हुए विलास एवं धन संग्रह का भी पर्दा खुला है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। आगे और एक लाइन है कि जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। ठीक है, क्योंकि राजा था, वो हमारी प्रशांत सर ने पढ़ाया था कि बताया था कि इसमें लिखा भी है कि जहाँ भी सुंदर स्त्री देखी वहीं पर राजा वो अपनी तलवार लेकर निकल पड़ता था। तो यह दशा थी। ठीक है, हम देखते हैं थोड़ी सी सांस्कृतिक परिस्थितियां देख लेते हैं। एक लाइन, इस प्रकार आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण एवं हास विकास की गाथा कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हास किसका हो रहा है? हिंदू संस्कृति का हास हो रहा है, मुस्लिम का विकास हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है। ऊपर वाला इतना पढ़ के बताती हूँ आपको है। हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चली थी। जब उसने भक्ति काल को अपना दायित्व सौंपा, उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे। इस प्रकार आदिकाल को दो संस्कृति के संक्रमण हास विकास की गाथा कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये आप देख लेना आगे। ठीक है, इसको आप देखना चाहो तो ये देख लेना। ये मैं एक और लाइन पढ़ देती हूँ। साहित्यिक वातावरण 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र में रहे हैं। ठीक, आगे वो भी आप देख लेना। हम कल पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य पृष्ठभूमि प्रभाव अपभ्रंश साहित्य। कल से हम साहित्य पढ़ेंगे। चलो, धन्यवाद दोस्तों।